नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना फिक्स था? क्या पाकिस्तान की टीम अपने खेल के दम पर नहीं बल्कि किसी और के दम पर फाइनल तक पहुंची है? ऐसे सवाल आज खबरों की दुनिया में लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एक पूर्व कप्तान आमिर सोहेल ने खुद अपने ही देश की टीम के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। आमिर सोहेल ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिनसे लगता है कि इंग्लैंड में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम को उसके खेल ने नहीं बल्कि किसी और ने जितवाया है। अब तक मैच फिक्सिंग की कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन आमिर सोहेल के बयान से फिक्सिंग का शक जरूर पैदा होता है। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होने वाला है और इस मैच से भारत के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे में आमिर सोहेल के बयान और उनके फिक्सिंग वाले संकेतों को डिकोड करना बहुत जरूरी हो गया है। भारत के सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जुनैद मट्टू सहित 2 आतंकवादियों को मार दिया गया है। पिछले महीने सुरक्षा बलों ने त्राल सेक्टर में हुए एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर सब्जार अहमद भट्ट को भी मार गिराया था और अब इस लिस्ट में जुनैद मट्टू का नाम भी शामिल हो गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस ऑपरेशन के दौरान भी पत्थरबाजों की फौज ने अपना असली रंग दिखाया और अपने ही देश के जवानों पर पथराव करके आतंकवादियों की मदद की। इस बात को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज हम इस पूरे ऑपरेशन का एक वीडियो विश्लेषण करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसा पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर जाएगा। कूटनीति की दुनिया में ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर होगी, इसलिए जी मीडिया की टीम इस दौरे से कई हफ्ते पहले ही इजराइल पहुंच चुकी है और हम वहां की कूटनीतिक हवाओं का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। और आज अपने फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट में हम आपको ह्यूमन लाइब्रेरीज में लेकर चलेंगे। ये ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जिनमें जीते जागते इंसानों को एक किताब के रूप में पेश किया जाता है और लाइब्रेरी में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन किताबों को पढ़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, एक इंसान को किताब कैसे बनाया जा सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको आज थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि रविवार को दिल्ली में एक ह्यूमन लाइब्रेरी की शुरुआत हो रही है और आप सबको इस नए और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप इसका स्वागत कर सकें। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन-स्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बड़े आतंकवादी हमले में एक एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। हमला अनंतनाग के अच्छाबल इलाके में हुआ। आतंकियों ने शहीद हुए पुलिसकर्मियों के शवों को क्षत विक्षत किया है और जाते वक्त उनके हथियार भी लूट कर ले गए। शहीद पुलिस वालों में एसएचओ फिरोज डार भी शामिल है। फिरोज डार पुलवामा के रहने वाले थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। पुलिस पार्टी पर यह हमला गश्त के वक्त हुआ। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस हमले में 2 और पुलिस वालों को गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दक्षिणी कश्मीर के अरवनी बिज बेहरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जुनैद मट्टू समेत 2 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने आज सुबह एक गांव में लश्कर कमांडर मट्टू और उसके साथियों को एक घर में घेर लिया। आखिरकार सेना ने जुनैद मट्टू और उसके एक साथी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मट्टू पर 5 लाख रुपए का इनाम था। वो कई बार सुरक्षा बलों के हाथों से बच चुका था। हालांकि इस दौरान पत्थरबाजों की भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पथराव कर उनके ऑपरेशन में बाधा डालने की भी कोशिश की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में कल हुए 2 आतंकी हमलों में शहीद हुए पुलिस के सिपाहियों सज्जाद दिलावर सूफी और सिपाही शब्बीर डार का आज अंतिम संस्कार किया गया। सज्जाद को अंतिम विदाई देने के लिए उनके पैतृक गांव में भारी भीड़ उमड़ी। सज्जाद को श्रीनगर में भी श्रद्धांजलि दी गई। कल हुए उस आतंकी हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिस दौरान आतंकियों से लड़ते हुए सज्जाद शहीद हो गए थे। छुट्टियों में अपने घर आए शहीद शब्बीर को आतंकवादियों ने घर के बाहर गोली मार दी थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में स्थानीय लोगों को निशाना बना रहा है और उनका इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहा है। ये इंसानियत का खून है, कश्मीरियत का खून है, जो हमारा नेबरिंग कंट्री अपने जियोपॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यहाँ के लोगों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में 24 साल बाद फैसला आया है। टाडा अदालत ने अबू सलेम समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया। जिन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है वो हैं अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, करीमुल्ला शेख, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान। कोर्ट ने माना कि दौसा, सलेम, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान धमाकों के साजिशकर्ता थे। साजिशकर्ता को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है। उनका रोल अहम रहा है। उनकी वजह से 12 मार्च को बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। टाडा अदालत ने अब्दुल कयूम को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए उसे पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ने के आदेश दिए। अब कोर्ट दोषियों की सजा पर फैसला करेगी। 19 जून को इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है, जिस दिन ये फैसला होगा कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी कि सजा का ऐलान पर जो बहस है वो कब से शुरू की जाए। 12 मार्च 1993 के हुए सीरियल धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी। 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान आमिर सोहेल ने कहा है कि पाक क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में फिक्सिंग की वजह से पहुंची। आमिर सोहेल ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर दावा किया कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में अपने दम पर नहीं बल्कि कुछ बाहरी ताकतों की मदद से पहुंची। ये सरफराज को ये बताने की जरूरत है कि भाई आपने कोई कमाल नहीं किया, ये आपको किसी ने मैच जितवाए हैं। ये ना पूछ लीजिएगा कि किसने जितवाए हैं, तो मैं यही जवाब दूंगा, दुआओं ने और अल्लाह ताला ने। जो वसीले हैं उनका नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक है। इनको ये बताने की जरूरत है आपका कोई कमाल नहीं था, आपको यहाँ पे लाया गया किसी वजह से। हालांकि अपने इस बयान पर विवाद बढ़ता देख आमिर सुहेल ने जल्द ही यू टर्न ले लिया। सुहेल ने कहा कि उनका ये बयान किसी और सिलसिले में था। ये बयान पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल से पहले का है। हालांकि इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। पाकिस्तान का जो माजी रहा है, भूतकाल रहा है, उससे कहा जा सकता है कि ये क्रिकेट के अंदर भी उन्होंने मैच फिक्सिंग की होगी। ये पुराने चीज जो होते हुए आए थे पहले, उस बारे में बात करते होंगे, बट मेरे हिसाब से जो है ना ये पब्लिक को ये गलत इन्फॉर्मेशन जाती है, इस बात पे जो है ना डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि यहाँ पे जो है ना हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी था लकी थे, क्रिकेट में होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच रविवार को लंदन के ओवल मैदान पर खेला जाना है। 2008 के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों टीम किसी टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने होंगी। दार्जिलिंग में प्रदर्शनकारियों ने आज 5 जगहों पर आगजनी की। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रदर्शनकारियों ने मिरिक इलाके में एक स्कूल और पंचायत दफ्तर में आग लगा दी। रिम्बिक में एक पावर स्टेशन के कैश काउंटर, लोडामा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कलिम्पोंग में एक बस्ती में आग लगा दी गई। हालात को देखते हुए सीआरपीएफ की 6 कंपनियां तैनात की गई हैं। कोशिश मतलब कि सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है, और हम लोग तो असिस्ट करने वाले हैं। जिस तरह का असिस्टेंस वो लोग चाहेंगे हम लोग उनको पूरा मदद करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंद को गैर कानूनी करार दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दार्जिलिंग में शांति बहाल करने और 2 हफ्तों में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। केंद्र ने भी पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन ममता सरकार ने रिपोर्ट देने की बजाय अतिरिक्त फोर्स की मांग की थी, जिसे केंद्र ने ठुकरा दिया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग ने लोगों को आखिरी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए एनडीए ने 19 जून को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। आज केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, लेकिन किसी नाम का ऐलान नहीं हुआ। राजनाथ सिंह और नायडू कांग्रेस से ये जानने के लिए गए थे कि कहीं उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए किसी का नाम तय तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी। जब तक कोई नाम नहीं आता है तो चर्चा का और सहयोग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह ने लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की। एआईएडीएम के नेता एम थम्बीदुरई ने भी वेंकैया नायडू से मिलकर राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा की। वेंकैया नायडू ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति के लिए 17 जुलाई को चुनाव होगा और 20 जुलाई को नतीजे आएंगे। शिवसेना ने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे रविवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात में स्वामीनाथन के नाम पर चर्चा करेंगे। इससे पहले शिवसेना ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम आगे बढ़ाया था।
राष्ट्रपति चुनाव पर शिवसेना का नया रुख बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मुंबई पहुंचने के दौरान आया। अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं। इन 3 दिनों में उद्धव ठाकरे के अलावा अमित शाह बीजेपी सांसदों, विधायकों और पार्टी के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को 13 सितंबर तक अपना जवाब पेश करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोर्ट ने पाकिस्तान को जवाब दाखिल करने के लिए 13 दिसंबर तक का समय दिया है। 18 मई को इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जाधव को पाकिस्तान में सुनाई गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। भारतीय नेवी के रिटायर्ड अफसर कुलभूषण जाधव को दी गई सजा के खिलाफ भारत इंटरनेशनल कोर्ट गया था। बैंकों में खाता खोलने के लिए अब आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। 50,000 या इससे अधिक के लेन देन के लिए बैंकों में आधार नंबर देना जरूरी होगा। मौजूदा खाता धारकों को 31 दिसंबर तक बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ना होगा। ऐसा नहीं करने पर बैंक खाता अवैध हो जाएगा, खातों से लेन देन बंद कर दिया जाएगा। नए नियम के तहत अगर किसी के पास खाता खोलते समय आधार नंबर नहीं होगा तो उसे आधार कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे और खाता खुलने की तारीख से 6 महीने के भीतर आधार नंबर बैंक को बताना होगा। सीबीआई ने आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान दर्ज किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पब्लिक कैंपेन टॉक टू एके में हुए घोटाले पर सिसोदिया का बयान दर्ज किया गया। सीबीआई टीम 6 घंटों तक सिसोदिया के घर पर थी। सीबीआई ने साफ किया है कि सीबीआई की टीम छापा मारने नहीं गई थी। हालांकि एएपी का आरोप है कि एक रेड थी, जिससे जाहिर है कि दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। बीजेपी का कहना है कि सिसोदिया को जांच में सहयोग करना चाहिए। जांच में सहयोग करो। अचानक ट्विटर पे चिल्लाने लगते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। अरे गलती कर रहे हो तो जांच तो होगी। जनवरी में दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग की शिकायत के आधार पर मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। भ्रष्टाचार के आरोपी कारोबारी हसन अली से सीबीआई ने पूछताछ की है। हसन अली से पुणे में मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस के तहत पूछताछ हुई। आज ही ईडी और सीबीआई ने हसन अली पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के नए आपराधिक आरोप तय किए हैं। पुणे की कारोबारी हसन अली पर 1 करोड़ 65 लाख रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है। ईडी ने सबसे पहले 2011 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हसन अली पर केस दर्ज किया था और तब उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अगस्त 2015 में वो जमानत पर रिहा हुआ था। काले धन पर बनी एसआईटी भी हसन अली के काले धन के मामले की जांच कर रही है।